जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो रीट मुख्य परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और हमें वो पर्सन पढ़ने जो एग्जाम में आने लायक हो, जो एग्जाम में सीधे पिक हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम पहले आयोजित करवा ली गई है, जैसे 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, ऐसे जो 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 एग्जाम हुई है उनमें जो प्रश्न आए वो रिपीट होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में 60 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो 2011 में सामाजिक अध्ययन के जो रीट परीक्षा में पूछे गए थे वो मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको भी पता चल जाएगा अपने खुद का कि मेरे को कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो उससे आपकी तैयारी का भी आपको खुद को अंदाजा है वो हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो देखो, पहला प्रश्न हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता है क्या है कि अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन और पारदर्शिकता। तो भारतीय समाज की जो प्रमुख जो विशेषता है वो कौन सी हो जाएगी इसमें से? उत्तर फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है कि अनेकता में एकता। उसके बाद में हम बात करें कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीकरण का परिणाम है, नगरीकरण का जो परिणाम है वो हमसे पूछा है कि क्या बन जाएगा। तो नगरीकरण का परिणाम क्या होगा? शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का नगरीकरण परिणाम है। और ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का और कृषि विकास का। तो नगरीकरण जो है वो किस चीज का परिणाम है? ऐसा क्या कारण है कि नगरीकरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ, शैक्षिक विकास का, या ग्रामीण विकास का, या कृषि विकास का, या ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। उसके बाद में देखो, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है तो किस तत्व का कारण? ये हमसे पूछा है। गरीबी का, सामाजिक तनावों का, बेरोजगारी का, वैश्वीकरण का। तो क्षेत्रीयतावाद है वो कारण किसका हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन की हमें बात कर रहे हैं। तो किसका कारण बन जाएगा? सामाजिक तनाव का कारण बन जाएगा। क्षेत्रीयतावाद है वो मुख्य कारण है किसका? सामाजिक तनाव का। उसके बाद में हम बात करें, देखो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे हैं, वैश्वीकरण, बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक तनाव। अब बात करें 94 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो, कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते जाएं आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आपके प्रश्न कितने हैं वो सही हो रहे हैं। तो साथ साथ में उत्तर जरूर लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। जो सामाजिक अध्ययन के का जो अध्यापक होगा उसको विषय वस्तु के साथ साथ किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ये हमसे पूछा है। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का और इनमें से सभी। तो बताओ, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को क्या पता होना चाहिए? तो 94 नंबर में हो जाएगा कि शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? तो भारत में जो गरीबी है उसका कारण क्या नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और वृहत परिवार। तो गरीबी के लिए जो जिम्मेदार नहीं है वो क्या नहीं है? शिक्षा कभी भी गरीबी का कारण है वो नहीं हो सकता। बाकी बेरोजगारी है, वृहत परिवार है, तीव्र जनसंख्या, ये सभी क्या है? गरीबी के कारण है। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा? तो ऐसी कौन सी हड़प्पाकालीन इमारत है जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का क्या बताया? एक अद्भुत निर्माण बताया, ये हमको बताना है। तो व्रत स्नानागार, अभागार, सभा भवन और दुर्ग महल। तो जॉन मार्शल ने कौन सी हड़प्पाकालीन इमारत को अद्भुत निर्माण बताया? तो व्रत स्नानागार को क्या कहा था कि यह विश्व का एक अद्भुत निर्माण है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? यह हमसे पूछा है 97 नंबर क्वेश्चन में। तो 97 में क्या हो जाएगा कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया? B.S. स्मिथ के द्वारा दिया गया। निम्न में से किस सिंधु स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जिससे अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से। तो कमेंट सेक्शन में सभी इस प्रश्न का उत्तर है वो जरूर लिखो कि सिंधु स्थल से अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले वो कौन सा ऐसा स्थल है जहां से ये मिले। तो कहां से मिले ये? 98 नंबर क्वेश्चन में कालीबंगा से। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो हिंद यूनानी शासकों के बारे में, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में जो जानकारी के स्रोत है वो क्या है? सिक्के, जो उस टाइम के जो सिक्के पाए जाते हैं। गीता है 100 नंबर क्वेश्चन है अपना कि गीता क्या है? गीता क्या है? महाभारत का एक भाग है गीता। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल का जो समय था उसमें सुदूर पश्चिमी मतलब सबसे पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र का नाम क्या था? ये हमसे पूछा है। तो विदिशा, पुष्पुर, अहिछत्र और पैठन। तो
सबसे पश्चिम में कौन सा व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल के अंदर, यह हमें बताना है। तो कौन सा था? पैठन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, भारत का जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो कहां से लिया गया है, ये हमसे पूछा है। सांची स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से, लुम्बिनी स्तंभ से और सारनाथ स्तंभ से। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो आपको लग रहा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से इनको याद कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने ऐसा किस शासक के बारे में लिखा? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त फर्स्ट। बताओ किसके बारे में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, ऐसी बात फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कही थी। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने थे, ये हमसे पूछा है। पल्लव, चालुक्य, काकतीय और चोल। तो बताओ इनमें से कौन से शासकों के काल में बने थे? 104 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें जो सीरीज चल रही थी उसमें क्योंकि 90 के बाद में क्वेश्चन थे ना, तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? पल्लव शासकों के शासनकाल में बने थे महाबलीपुरम में प्रसिद्ध मंदिर। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किसके काल में किया गया? तो भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन है वो कौन से काल में किया गया, हमसे पूछा है। महाजनपद काल, गुप्त काल, कुषाण काल और मौर्य काल। तो किसके काल में किया गया? 105 में बताना है। तो मौर्यों के काल में सबसे पहले पंजीयन करना शुरू किया गया था। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में और अजमेर में। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद में क्या लिखा है? नूह सीपीआर के रचनाकार कौन है? नूहे सीपीआर के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा है। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा सिको, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूहे सीपीआर के रचनाकार जो है वो कौन हो जाएंगे? 107 में अमीर खुसरो है वो इस पुस्तक के क्या हो जाएंगे? रचनाकार। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र। तो कौन बन जाएगा? गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो संत दादू दयाल जी की जो मृत्यु है वो कौन से स्थान पर हुई? सांबर में, आम्बेर में, पुष्कर में और नारायण में। तो संत दादू की जो मृत्यु हुई वो हुई थी नारायणा नामक स्थान पर। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत जाम्बोजी का जन्म पिपासर, गागरोन, जैत्रान, नागौर। तो संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ होगा? पिपासर में। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है हमसे पूछा है। गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो इसमें क्या तात्पर्य हो जाएगा दस्तक से? फैक्ट्री, गुलामी, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। तो इन चार में से क्या बन जाएगा? 111 में क्या बनेगा? शुल्क मुक्त व्यापार से अर्थ है दस्तक का। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 के इसमें वहां का शासक कौन था? अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1567-68 में, तो वहां पर चित्तौड़ का जो शासक था वो कौन था, ये हमसे पूछा है। तो कौन था? महाराणा उदय सिंह। किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसको काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो कहा जाता है? तो कौन थे? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो कौन हो जाएंगे? अकबर। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो ऐसे कौन से फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने क्या की थी? भारत की 6 बार यात्रा की थी। तो बताओ 114 नंबर क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? तो मनुची, ब्रीनियर, थेवनोट और टेवरनियर। तो कौन हो जाएंगे? टेवरनियर ऐसे फ्रांसीसी यात्री थे जिन्होंने भारत की 6 बार यात्रा की। इसके बाद में आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है, ये हमसे पूछा है। 22, 44, 33 और 66। तो 115 में क्या बन जाएगा कि अबुल फजल ने कितने श्रेणियों के मनसबदार? 66 के मनसबदारों की 66 श्रेणियां बताइए आईने अकबरी में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, तो कानपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 116 में क्या बन जाएगा? नाना साहब ने।
1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा है। तो कौन हो जाएंगे, नारगेट, मंगल पांडे, सीताराम पांडे और विष्णु भट्ट गोडसे। तो मांझा प्रवास पुस्तक लिखी थी विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 के दौरान। महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा दी गई थी ये? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई उनके द्वारा? तो अंग्रेजी भाषा में। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो ब्रिटिश संसद ने कौन से वर्ष कानून पारित किए और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार है वो छीन लिए थे? 120 में बताना आपको। तो 1858 के अंदर कानून पारित करके अधिकार सारे छीन लिए थे। संविधान लागू कब किया गया? भारतीय संविधान है वो लागू कब किया गया था ये हमें बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो कब होगा? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 4 और 51A में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है ये हमें बताना है। 122 में, तो कितने? 10। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 123 में। तो कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है तो कितनी? 124 में 6 हो जाएगी। भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है वो नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें से ऐसी कौन सी विशेषता है जो नहीं है ये हमें बताना है 125 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या लिखा है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका, 125 नंबर क्वेश्चन में। तो भारतीय संविधान की यह विशेषता नहीं है कि प्रत्येक नागरिक को क्या दी जाएगी? रोजगार की सुरक्षा दी जाएगी, ये इसमें विशेषता नहीं है। राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह सबको पता है कितनी होती है? 25 होती है। लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? 25। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, किसके द्वारा चुना जाता है ये हमें बताना है। 127 में, तो भारत के नागरिकों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा और समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा। तो 127 में क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति है वो कौन होगा ये हमसे पूछा है 130 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? उत्तरी अमेरिका है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, यू आकार की जो घाटी है वो निर्मित होती है किसके द्वारा? नदियों द्वारा, हिमानी द्वारा, हवाओं द्वारा, भूमिगत जल द्वारा। तो यू आकार की घाटी किसके द्वारा निर्मित होगी? हिमानी द्वारा निर्मित होगी। परतें किन चट्टानों में होती हैं? तो परतें हैं वो कौन सी चट्टानों में होगी? अवसादी चट्टानों में। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहेंगे क्षोभ मंडल। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन होता है? मरत सागर होता है। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार। तो कौन हो जाएगा? हिमालय या दक्षिण का पठार या थार का मरुस्थल और गंगा का मैदान, इसमें से कौन सा है वो क्या बन जाएगा? थार के जो गोंडवाना भूभाग है वो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण का पठार है वो गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे? ज्वारीय वनों में।
उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, इनमें से सभी। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी है वो ऐसा कौन सी चीज है जिसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? पेट्रो रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट। तो सिंदरी जो है वो रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो कोटा और बारां जो है वो सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो टंगस्टन उत्पादक जिला कौन सा है? 142 नंबर में। तो भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर और जयपुर। तो टंगस्टन उत्पादक नागौर। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण जो है वो किसके लिए लाभदायक होता है? कृषि के लिए लाभदायक होता है। किसके लिए लाभदायक होगा? 143 में भूमिगत जल स्तर है वो सुधारने के लिए लाभदायक होता है। वर्षा जल संग्रहण का लाभ होता है कि भूमिगत जो जल है उसका स्तर क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। उसके बाद में हमें पूछा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है। तो ये इसमें क्या हो गए? चेंज हो गए। अभी पहले की बात अलग थी, अब इसमें क्या हो गए? चेंज हो गए। और उसके बाद में हम बात करें अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा है? शेर है वो दूसरा उच्चतम शिखर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे सामाजिक अध्ययन के जो दोनों में पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही।